फिजिकल क्लास में भी आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। फिजिकल क्लास में भी आ सकते हो, आज नहीं इंशाल्लाह जो है मंडे ट्यूसडे से जो हमारी क्लासेस होंगी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सो फील फ्री टू ज्वाइन द फिजिकल क्लास। अच्छा जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है इसको हम लोग बात कर लेते हैं, सिर्फ एक मिनट बच्चों रुकना। स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ FR1। ये जो अगर तुम लोग FR1 की ग्रिड देखो, सिलेबस देखो, इसको मैंने जो है क्या कहते हैं डिस्कस भी किया था तुम लोगों से कि ये जो एरिया है ये 5 से 6 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है और इस एरिया में से एग्जामिनर 35 से 50 मार्क्स का लाजमी पूछता है। इसको तमीज़ से करना सही है। ये तुम लोगों ने ऑल दो PRC में पढ़ा होगा, अगर किसी का PRC एग्जाम्प्ट है तो वो मुझसे ले सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल स्टार्ट से ही जो है वो तुम लोगों से बात करूँ। IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सही है। सर ये डिप्रिसिएशन का एरिया है, 18 से 20 मार्क्स का इसमें से सवाल आएगा ही आएगा, कहीं तुम लिख लो। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है IS 16 से 18 से 20 मार्क का एक अच्छा सवाल पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। अच्छा सर, बात कर लेते हैं PPE की। सर ये PPE क्या है? सर ये IS 16, जैसा कि मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि सर ये स्टैंडर्ड का नंबर है IS 16। इसकी बेसिक्स तुमने जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी है, अभी एडवांस एरियाज जो है वो तुम लोग देख रहे होगे। इसका सिलेबस जो है, बिल्कुल मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ। जो है DK बॉस तुम्हारा नाम बड़ा यूनिक सा है, तो डोंट यू वरी, हम इसको डिस्कस करते हैं सही है। तो अपने अगर निकनेम की जगह अगर अपने सही नाम से आ जाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। ये बबीता जी भी हमारे साथ हैं, तो जो है नमस्ते बबीता जी। सो खैर सर, बात कर लेते हैं IS डेफिनेशन PPE की सही है। तो सिलेबस में डिस्कस कर लेता हूँ, डोंट यू वरी। सर थोड़ा सा ना आज एक टॉपिक की तरफ जो बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि देखो मेरा टारगेट ये, मैं FR1 के हवाले से जैसे तुम्हें बोलता हूँ कि भाई देखो FR1 जो है ना, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें हलवा बना के दूँ सही है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम उस हलवे को सही से खाते हो या जो है उस हलवे की वजह से तुम्हें बदहज़मी हो जाती है। मेरी कोशिश ये होगी कि FR1 का गम मैं खुद लूँ, तुमने बस उसमें शराकत दारी करनी है। जैसा बोलता हूँ वैसा कर लो, इंशाल्लाह तुम पास हो जाओगे। जैसा बोलता हूँ वैसा कर लो सही है। तो सर आए बात करते हैं हम। सर सिलेबस आप कब ख़त्म करवाएंगे? 1.5 से 2 महीने पहले ख़त्म करवाएंगे, जैसा कि मैं हमेशा तुम लोगों को बोलता हूँ। और हम लोग जो है आखिर में हम लोग कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो हैं वो भी अटेम्प्ट कर लेंगे। सर IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर बात कर लेते हैं PPE के हवाले से कि सर ये PPE क्या होता है, क्या हर प्रॉपर्टी जो है IS 16 में आएगी? PPE का मतलब क्या है IS 16 के तहत? तो सर याद रखो, टेंजिबल एसेट परचेज्ड विद एन एम टू यूज इट इन बिजनेस। याद रखो PPE हर वो चीज़ होगी जिसमें ये 3 बातें होंगी। अगर किसी भी एसेट के अंदर ये 3 बातें हैं तो वो PPE की डेफिनेशन में आएगा। नंबर 1 वो टेंजिबल एसेट हो सही है। नंबर 2 आपने उसे बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा हो, आपने उसे बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा हो सही है। एसेट परचेज्ड विद एन एम टू यूज इट इन बिजनेस एंड एक्सपेक्टेड टू गिव इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। और आपको ऐसा लगता हो कि 1 साल से ज़्यादा जो है ये आपको बेनिफिट देगा, वो एसेट 1 साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। एंड इज कंसिडर्ड मटीरियल इज कॉल्ड PPE, और वो बिजनेस के लिए मटीरियल भी हो। तो सर जिस एसेट में ये 3 बातें होंगी वो PPE कहलाएगा और वो IS 16 में डील होगा। नंबर 1, 4 बातें आप कर लो। टेंजिबल एसेट हो, बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा हो, आपको 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे, और वो बिजनेस के लिए मटीरियल हो। अगर किसी भी एसेट में ये 3-4 बातें होंगी तो वो एसेट आपका PPE कहलाएगा और वो IS 16 में डील होगा। टेंजिबल एसेट हो मतलब आप उसको छू सकते हो। बाजू का इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं ना, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कॉपीराइट होते हैं, आपकी गुडविल होती है, दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल इंशाल्लाह FR2 में आप पढ़ोगे सही है। बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा हो आपने, लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल मैं जिस प्रेमिसेस में बैठा हूँ सही है, ये प्रेमिसेस जो है क्या ये मेरे लिए PPE है? जी सर PPE है। क्यों? क्योंकि ये टेंजिबल है सही है। प्रेमिसेस को, दीवार को मैं टच कर सकता हूँ, यहाँ बैठा हूँ। क्या बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा है? जी सर बिल्कुल बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा है। सर क्या ये मुझे 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देगी? जी सर बिल्कुल 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देगी, बिल्कुल ऐसा है। नंबर 4, सर क्या ये मेरे लिए मटीरियल है? जी सर बिल्कुल मटीरियल है, इसकी अमाउंट बहुत बड़ी है, तो ये मेरे लिए जो है PPE की डेफिनेशन में आएगी।
अच्छा, अगर तो ये प्रेमिसेस, मुझे एक बात बताओ, ये मैंने खरीदो फरोख के लिए रखी होती, इसकी मैं ट्रेडिंग करता, तो क्या ये पीपी कहलाती? ये जो जगह है जहां मैं बैठा हूं, अगर ये मैंने खरीदो फरोख के लिए रखी होती तो फिर क्या ये पीपी कहलाती? जल्दी से बताओ। अगर तो ये जगह मैंने खरीदो फरोख के लिए रखी होती तो क्या ये पीपी कहलाती? जल्दी से बताओ। नो सर, ये फिर पीपी नहीं कहलाती, क्योंकि ये बिजनेस में इस्तेमाल के लिए नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल सही बोला। तो सर आई होप आपको पीपी की डेफिनेशन पे क्लैरिटी है। अब सर सवाल ये पैदा होता है, आपने एक टर्म लिखी है एंड इज कंसिडर्ड मटीरियल इज कॉल्ड पीपी। सर मटीरियल का मतलब क्या होता है? देखो मटीरियल जो है ना, ये एक बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है, इंशाल्लाह जो है तुम ये ऑडिट में पढ़ोगे, बट प्रैक्टिकली हर वो आइटम जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा हो वो मटीरियल कहलाती है। हर वो आइटम जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा हो वो मटीरियल कहलाती है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, सही है ना? सर एक बात बताओ, कैलकुलेटर क्या पीपी की डेफिनेशन में आएगा? 2,000 रुपये वाला कैलकुलेटर। सर बात कर लेते हैं, क्या कैलकुलेटर टेंजिबल है? जी सर बिल्कुल टेंजिबल है। क्या वो बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है? जी सर बिल्कुल बिजनेस में इस्तेमाल होगा। सर क्या वो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देगा? जी सर बिल्कुल देगा। सर क्या वो मटीरियल टू द बिजनेस है? नहीं सर, मटीरियल टू द बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 5,000 रुपये से कम की है। सो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि मटीरियल टू द एंटिटी क्या होता है। तुम्हारी नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मटीरियलिटी इंशाल्लाह जो है तुम ऑडिट में पढ़ोगे, बट कभी सवाल आता है तो तुम्हारी नॉलेज के लिए सर याद रखो, मटीरियलिटी ना अकाउंटिंग में 2 किस्म की हो सकती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सर क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी क्या होती है? सर क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी ये होती है, फॉर एग्जाम्पल एमन जो है ये लेट्स से मारफानी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई, सही है। अब मारफानी लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो लेट्स से है 50 मिलियन। अब अली मुर्तज़ा जो है वो एमन को बहकाने के लिए आया कि तुम्हें पता है मारफानी लिमिटेड के जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना उसमें 5 रुपये की गलती है, तो मुझे बताओ क्या 50 मिलियन के प्रॉफिट में 5 रुपये की गलती क्या एमन के लिए इंपॉर्टेंट होगी? नहीं सर नहीं होगी। वो अली मुर्तज़ा बोले कि जा भाई क्या हो गया, 5 रुपये की गलती है 50 मिलियन में, इमटीरियल। तो सर याद रखो हर वो चीज़ मटीरियल होती है जिसकी वजह से यूज़र की डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट पड़े, यानी अगर तो आपके डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ता है ना तो वो चीज़ आपके लिए मटीरियल है। अच्छा सर अगर तो ये गलती अली मुर्तज़ा एमन को बोलता कि सर अगर तो भाई एमन इस कंपनी में मारफानी लिमिटेड में गलती, मुझे पता चला है अंदर की खबर है 10 मिलियन की गलती है इसके प्रॉफिट में, 50 में से 10 मिलियन का प्रॉफिट गलत है, तो अब क्या जो है क्या कहते हैं एमन का डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट होता? जी सर। एमन 1 मिनट के लिए ठहरती और बोलती कि यार 10 मिलियन की गलती है, हो सकता है ये 10 मिलियन 100 मिलियन हो। तो सर क्वांटिटेटिव बेसिस पे मटीरियलिटी का मतलब ये है कि अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि वो डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करता है यूज़र के। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब सर बाजू का जो है मटीरियलिटी वो क्वालिटेटिव नेचर की होती है, उसका नेचर ऐसा होता है कि सर वो 1 रुपये की भी ना बहुत अहम होती है, 1 रुपये की भी बहुत अहम होती है। पहले मैं तुम्हारे लेवल पर तुम्हें बताता हूँ, सही है। सर लेट्स से एक आसान सी एग्जांपल, अली मुर्तज़ा है, ये तुम देख रहे हो ना मेरे हाथ में ये छल्ला पेन बोल दो, अंगूठी बोल दो। अब लेट्स से अली मुर्तज़ा को जो ये अंगूठियाँ जमा करने का बड़ा शौक है। अब अली मुर्तज़ा के पास 200 अंगूठियाँ हैं, उसमें से 1 अंगूठी खो जाती है, तो मुझे बताओ ये जो 1 अंगूठी खोती है क्या अली मुर्तज़ा परेशान होगा? 200 में से 1 अंगूठी, 200 नहीं चलो 1000 अंगूठियाँ कर लो, 1000 में से 1 अंगूठी खो जाती है, क्या अली मुर्तज़ा परेशान होगा? अनलेस के अली मुर्तज़ा बहुत लीचड़ हो। नहीं, अली मुर्तज़ा बोलेगा भाई 1000 में से 1 अंगूठी जो है वो खो गई तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्वांटिटेटिव बेसिस पर मटीरियल नहीं है, बट अगर अज्यूम कर लो ये अंगूठी अली मुर्तज़ा को इसकी किसी जान ने, किसी प्यारे ने दी होती, या लेट्स से इसकी अम्मा ने तोहफा दिया होता, तो मुझे बताओ अब ये जो 1 अंगूठी खोई है क्या ये इसके लिए मटीरियल है अली मुर्तज़ा के? हाँ सर अब ये मटीरियल है। क्यों? क्वालिटी की बेसिस पर। अली मुर्तज़ा बोलेगा ये 999 अंगूठियां ले लो, ये 1 अंगूठी मुझे दे दो, क्वालिटी की बेसिस पर। ये तो था तुम्हारे लेवल पर एग्जाम्पल। सर बाज़-औक़ात कंपनीज के केस में एक अगर भंगी लेट से फ्रॉड करता है और एक डायरेक्टर फ्रॉड करता है, 5 रुपए का ही क्यों ना हो, मुझे बताओ कंपनी के लिए अगर डायरेक्टर फ्रॉड करता है 5 रुपए का ही क्यों ना हो, क्या ये क्वालिटेटिवली मटीरियल होगा?
क्वांटिटेटिवली तो 5 रुपए का फ्रॉड कुछ नहीं है, मगर एक डायरेक्टर अगर 5 रुपए का फ्रॉड कर रहा है तो क्या ये क्वालिटेटिवली मटीरियल होगा? जी सर बिल्कुल होगा। तो आई होप आप लोगों को मटीरियलिटी, मटीरियल का मतलब क्या है सर? हर वो चीज जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करे। सही है। अब सर मटीरियलिटी क्वांटिटी की बेसिस पे भी हो सकती है, अमाउंट की बेसिस पर, या नेचर की बेसिस पर भी हो सकती है। ये तो मैंने तुम्हें थ्योरेटिकली इंशाल्लाह जब तुम ऑडिट पढ़ोगे या और दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे तो तुम लोग मुझे दुआएं दोगे कि सर ने ये चीज़ बता दी थी, बट प्रैक्टिकली कंपनी पर्सपेक्टिव से कौन सा आइटम जो है मटीरियल कहलाएगा, कौन सा पीपी मटीरियल कहलाएगा जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते? पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, छेदी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी। सवाल ये पैदा होता है कि सर पीपी तो हम समझ गए जिसमें ये 4-5 बातें होंगी। सर जल्दी से बताओ ये 4-5 बातें क्या होंगी? नंबर 1 वो टेंजिबल एसेट हो, नंबर 2 बिजनेस में इस्तेमाल के लिए रखा गया हो, नंबर 3 वो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे, और नंबर 4 वो बिजनेस के लिए मटीरियल हो। मैंने तुम्हें बता दिया प्रैक्टिकली मटीरियल क्या होता है सर, वो हर वो आइटम जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो, दिस इज कंसिडर्ड एज मटीरियल। इसके ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे बट थोड़ा सा आगे। सर इनिशियल मेजरमेंट ऑफ पीपी। सर सवाल ये पैदा होता है कि सर डे 1 पे जब आप पीपी को अपनी बुक्स में ला रहे हो तो उसको किस वैल्यू पर रखोगे, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ खरीद कर ला रहे होते हो तो देयर आर न्यूमरस कॉस्ट विच आर बीइंग इनकर्ड। तो पीपीई को आप किस वैल्यू पर रखोगे? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। अब लेट से मैं यूएस से जो है कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है एक तो मशीनरी की खुद की वैल्यू, फिर आप जो है पोर्ट पर लेकर आओगे तो वहाँ बॉन्डेड वेयर हाउस की वैल्यू, फिर आपको जो है भत्ते देने पड़ते हैं, स्पीड मनी जिसको हम बोलते हैं, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, फिर लोडिंग चार्जेस, फिर अनलोडिंग चार्जेस, फिर क्लियरिंग चार्जेस, फिर ला के इंस्टॉल करते हो, फिर उसकी टेस्ट रन प्रोडक्शन करते हो, और फिर कहीं जाके लाइव करते हो उसे। तो सर ये बहुत सारी किस्म की कॉस्ट हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप पीपीई की कॉस्ट में कौन सी चीज़ों को लोगे और कौन सी चीज़ों को इग्नोर करोगे। तो सर ये मैंने रूल फॉर लाइफ तुम्हें लिखवा दिए कि पीपीई याद रखो, जितने भी खर्चे और जितनी भी इनकम होगी पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक, पीपीई को, उस आइटम को यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा होगा या जितनी भी इनकम होगी वो सब की सब आप पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, सिवाय 3 चीज़ों के। पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा या जितनी भी इनकम होगी पीपीई पे, वो सब की सब को आप पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है बताता हूँ, सिवाय 3 चीज़ों के, ये 3 चीज़ें कभी भी पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी। सर वो क्या है? नंबर 1 रिफंडेबल टैक्सेस। रिफंडेबल टैक्सेस, जो चीज़ रिफंड होनी है वो कॉस्ट नहीं हो सकती। एबनॉर्मल चार्जेस। एबनॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं सर? जो कि मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ये बचपन में तुम लोगों ने पढ़े भी होंगे, मैं वापस भी बता देता हूँ। नंबर 3 नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। सर वो चार्जेस जिनका पीपी की खरीदो फरोख्त से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये 3 एक्सपेंसेस जो हैं, रूल याद रखो, पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा होगा या इनकम होगी वो सब पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, सिवाय 3 चीज़ों के। याद रखना डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती क्या है बताता हूँ, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। अलबत्ता ये 3 किस्म की चीज़ें कभी भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी। नंबर 1 रिफंडेबल टैक्सेस, नंबर 2 एबनॉर्मल चार्जेस, नंबर 3 नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। इन 3 को आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये 3 चीज़ों के ऊपर तुम्हें क्लैरिटी है, या ये जो एक्सेप्शंस हैं या एक्सक्लूजन्स हैं तुम इस पर चाहते हो कि मैं थोड़ी सी बात करूं? जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दो। आर यू पीपल क्लियर ऑन कि ये जो 3 एक्सेप्शंस हैं, जो कॉस्ट हैं, या बोलो तो इस पर चर्चा करें, थोड़ा क्लैरिटी दे दूं या काफ़ी है? थोड़ी सी बात कर दें। सर ये जो आपने रिफंडेबल टैक्सेस या एबनॉर्मल चार्जेस या नॉन इंसिडेंटल चार्जेस के हवाले से आपने बताया है, सर इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। आओ मैं तुम लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ, इस पर, ताकि तुम लोगों को चीज़ें और बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए।
सिर्फ समझाने की गर्ज से, क्योंकि आपको पता है हर एसेट को इनिशियली आपने मेजर करना होता है। तो ये ज़रा देख लो। सर रिफंडेबल टैक्सेस क्या होते हैं? भाई याद रखो, रिफंडेबल टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं, इसकी पिक्चर लेके ज़रा ग्रुप पे भी डालते रहना साथ साथ, या अगर राइट्स नहीं है तो वो बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा, तो इसकी पिक्चर लाजमी ले लेना और कॉपी करना हो तो कॉपी भी कर देना। ऑल्दो आई वुड बी शेयरिंग ऑल ऑफ दीज नोटिंग्स विद ऑल ऑफ यू। सर रिफंडेबल चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो आपको वापस मिलना है, और जो चीज़ वापस मिलनी है उसे कॉस्ट का हिस्सा आप नहीं बनाते हो, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि कौन सा जो है टैक्स या कौन सा एक्सपेंस रिफंडेबल है, कौन सा नॉन रिफंडेबल है? तो सर आसान सी चीज़ याद रखो, आसान सी चीज़ याद रखो। सर सवाल में लिखा हुआ होगा कि कौन सा एक्सपेंस या कौन से चार्जेस रिफंडेबल हैं, कौन से नॉन रिफंडेबल हैं। सर अगर नहीं लिखा हुआ है तो अजम्पशन क्या लें? सर ये 3-4 किस्म के एक्सपेंसेस या टैक्सेस हैं जिनके हवाले से तुमने आसान सी अजम्पशन लेनी है। सेल्स टैक्स या एडवांस टैक्स, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो हमेशा अज्यूम करना ये रिफंडेबल है, और रिफंडेबल को कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। यानी लेट से तुम्हें बोला जाता है पीपी खरीदा है 1000 रुपये का और इसके ऊपर सेल्स टैक्स पे किया है 200 रुपये का, तो सेल्स टैक्स के हवाले से बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होगी कि ये रिफंडेबल होगा और उसे कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो जल्दी से बताओ अपने पीपी को कितने वैल्यू पर रखोगे? जल्दी से बताओ पीपी को कितने रुपए पर रखोगे? अगर सेल्स टैक्स दिया हुआ है 200 का, पीपी की वैल्यू है इनवॉइस है 1000 रुपये की, तो कितने पे रखोगे? 2000 पे, 1000 रुपये पे रखोगे, 200 को कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। अगर तो सवाल में लिखा हुआ होता कि ये सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल है, तो फिर पीपी की वैल्यू कितनी होती? जल्दी से बताओ, फिर पीपी की वैल्यू कितनी होती? सब फिर 1200 रुपये होती, फिर 1200 होती। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, छा गए। अच्छा सर याद रखो, ये 2 किस्म की जो है ड्यूटीज़ हैं, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो हमेशा अज्यूम करना ये नॉन रिफंडेबल है। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। If nothing has been mentioned about the import duty and custom duty, always assume that they are non-refundable, और आप उसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। लेट से 1000 रुपये की जो है पीपी की कॉस्ट है, एग्जाम्पल ले लो, 1000 रुपये की पीपी की कॉस्ट है, सही है। बल्कि यही एग्जाम्पल देख लो ना, क्योंकि इन्वेंट्री और पीपीओ एक ही बात है ना, है तो एसेट। इनवॉइस प्राइस है 1000 रुपये की, ये देख लो इनवॉइस प्राइस है, अल्लाह तुम्हारा भला करे 1000 रुपये की इनवॉइस प्राइस है 1000 की, सेल्स टैक्स है 170, एडवांस टैक्स है 10%, इंपोर्ट ड्यूटी है 50%, वो 50 रुपये, कस्टम ड्यूटी है 40 रुपये। सर इनवॉइस प्राइस आपने 1000 रुपये ले ली, सेल्स टैक्स लेंगे? नहीं सर सेल्स टैक्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? कुछ नहीं लिखा हुआ तो रिफंडेबल है, और रिफंडेबल को कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। एडवांस टैक्स सर लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल है तो इसे लेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम करेंगे नॉन रिफंडेबल है, इसे लेंगे कॉस्ट में, और कस्टम ड्यूटी रिफंडेबल है उसे नहीं लेंगे। तो मेरी पीपी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1150। मानते हो या नहीं मानते? रिफंडेबल टैक्सेस या चार्जेस के हवाले से क्लैरिटी है? किसी के दिमाग में खुराफात, थोड़े से भी परेशानी, मुझसे बात करो रिफंडेबल टैक्सेस के हवाले से। कैन वी मूव ऑन? ग्रेट। सर एबनॉर्मल चार्जेस, सर एबनॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं? सर एबनॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं? भाई देखो आसान सी चीज़, वो चार्जेस, सर अगर कुछ एबनॉर्मल होते हैं तो नॉर्मल भी होते हैं। जी सर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। भाई वो एक्सपेंसेस या वो चार्जेस जो मैनेजमेंट अवॉइड नहीं कर सकती, दे आर अ पार्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल चार्जेस। सर एबनॉर्मल चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी की वजह से या मैनेजमेंट की हडरामी की वजह से इनकर होते हैं। तो याद रखो एबनॉर्मल चार्जेस को आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। सर एबनॉर्मल चार्जेस में कौन कौन से आ जाते हैं? सर एबनॉर्मल चार्जेस में ड्राइवर को पेनल्टी जो है लग गई वो आ जाती है, भत्ता जिसको हम स्पीड मनी कहते हैं एबनॉर्मल चार्जेस में आ जाते हैं, सही है ना। तो सर एबनॉर्मल चार्जेस को आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। सर एग्जांपल दे दें, कभी तुम जो है सर एबनॉर्मल चार्जेस की एग्जांपल, लेट्स से आप फ्रेंच फ्राइज सबने खाएं, सिर्फ एबनॉर्मल चार्जेस की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब फ्रेंच फ्राइज जब आप ये आलू वाला जो है, ये क्या कहते हैं, वेंडर जो है, लेट से जो शॉपकीपर है, वो लेट से आलू खरीद कर लाता है, तो अब लेट से वो 50 किलो आलू खरीद के लाता है, तो वो छिलके के नाम पर जो है, छिलके के नाम पर लेट से आलू जो हैं वो क्या कहते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा है, लेट से 10 किलो आलू, तो ये जो 10 किलो छिलके के नाम पर वेस्ट हुए हैं, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है?
ये जो 10 किलो छिलके के नाम पर वेस्ट हुए, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नॉर्मल। अब अज्यूम करो एक दिन आलू वाला जो है फुल जज्बाती हुआ हुआ है, आधे आधे आलू जो है वो छिलके के नाम पे उड़ा रहा है, तो छिलके के नाम पर 10 की जगह 15 किलो जो है आलू वेस्ट हुआ है। ये जो इजाफी 5 किलो है, दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? जल्दी से बताओ। हाँ, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। एक और एग्जांपल, तुमने पोर्ट पे जो है वो सामान रखा हुआ था, अब तुमने जो है पेमेंट नहीं की टाइमली, तो गवर्नमेंट ने तुम पे ड्यूटी लगा दी एक्स्ट्रा 5,000 की। ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है 5,000 की, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? जल्दी से बताओ, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल, जबरदस्त। तो इस 5,000 को आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आई होप आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है, ठीक है? अच्छा जी, फिर आखिरी चीज़ नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। सर नॉन इंसिडेंटल चार्जेस क्या होते हैं? सर नॉन इंसिडेंटल चार्जेस अगर कुछ होते हैं तो सर कुछ इंसिडेंटल भी होते होंगे, सर कुछ इंसिडेंटल भी होते होंगे अगर कुछ नॉन इंसिडेंटल होता है तो। जी सर, पहले तो समझ लो इंसिडेंटल और नॉन इंसिडेंटल होते क्या हैं। सर इंसिडेंटल चार्जेस वो चार्जेस होते हैं, आप पीपी खरीदोगे तो इनकर होंगे, नहीं खरीदोगे तो नहीं होंगे। दे आर रिलेटेड और इंसिडेंटल टू द परचेज ऑफ पीपी। ट्रांसपोर्टेशन हो गई, लोडिंग चार्जेस हो गए, क्लियरिंग चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हो गया। सर नॉन इंसिडेंटल क्या होता है? नॉन इंसिडेंटल उनका पीपी के खरीदने से कोई ताल्लुक नहीं होता, दे आर इररिलेवेंट टू द परचेज ऑफ पीपी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, अब मेरी जो है लेट से मैं एसी मंगा रहा हूँ या मशीनरी मंगा रहा हूँ बाहर से, तो मुझे बताओ ये जो मैंने अकाउंटेंट रखा हुआ है, मुंशी रखा हुआ है, मैं मशीनरी बाहर से मंगाऊँ या ना मंगाऊँ, क्या मेरे को उसको उसकी तनख्वाह देनी है या नहीं देनी? बताओ, देनी है या नहीं देनी? जल्दी से। देनी है बिल्कुल। इज इट इंसिडेंटल टू द परचेज ऑफ पीपी? जल्दी से बताओ, इज इट इंसिडेंटल टू द परचेज ऑफ पीपी? जल्दी से बताओ। नो नो, तो इसका मतलब ये है कि आप इसे इन्वेंट्री की वो पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस चीज़ पे क्लैरिटी है कि सर रिफंडेबल टैक्सेस या चार्जेस या एबनॉर्मल टैक्सेस या चार्जेस और नॉन इंसिडेंटल चार्जेस, इनका क्या मतलब है। ये कॉपी करना चाहोगे? कॉपी करना चाहोगे? सर आपने एक टर्म यूज की थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? सर जरा ये बताएं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, जरा ये बताएं। पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं। देखो मैं तुम लोगों को एक टिप दूंगा, देखो ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना वो ये है कि हम लोगों ने ना लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, सारी नोटिंग्स वगैरह पे रिलाई कर रहे होते हैं। एक टिप फॉर लाइफ तो मैं दे रहा हूँ कि जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हों, खुदारा उनकी नोटिंग प्रॉपरली करो, ये तुम्हारे रिवीजन के वक्त ना काम आएंगी। नोटिंग अपने पास की भी होगी ना तो तुम्हें आशनायत लगेगी। मैं जितनी अच्छी तुम्हें जो है वो लाल पीली जो है पत्तियाँ, फूलों की पत्तियाँ लगा के नोटिंग करके दे दूँ, बट जो तुमने खुद से लिखा होगा ना, अपनी भले कीड़े मकोड़े वाली राइटिंग में लिखो, जो खुद से लिखा हुआ होगा ना, उसका जो तुम्हारा अफाका होगा ना पेपर से करीब, वो कहीं नहीं होगा तुम्हारा। तो खुदारा खुदारा खुदारा, आई वुड बी शेयरिंग दीज नोटिंग्स विद यू, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग साथ साथ कॉपी लाजमी करो। भले पिक्चर लेके बाद में कर लो, बट कॉपी लाजमी करो। सर आगे बढ़े। सर ये आपने एक चीज बताई थी डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इसका क्या मतलब है? कॉपी कर लो तो बताओ मुझे।
हाँ भाई, कॉपी कर लिया, आगे बढ़े जल्दी जल्दी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, हमें जो है कोर्स को जल्द से जल्द ख़त्म करना है ताकि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करें। अच्छा सर, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा सर, आपने एक टर्म लिखवाई है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स incurred फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टिल द पॉइंट PPE becomes in a usable condition as intended by management shall form part of cost of PPE including dismantling cost at its present value except for 1 2 3। सर ये जो आपने लिखा है डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, ये जो आपने लिखा है डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इसका क्या मतलब है? देखो एक चीज़ याद रखो कि बाज़ोकात होता ये है कि जब आप कोई मशीनरी ख़रीदते हो या कोई आप प्लांट ख़रीदते हो, सो ये मशीनरीज और प्लांट्स बसा औकात इतने ज़ख़ीम किस्म के होते हैं कि ये जितने ज़मीन के ऊपर होते हैं ना उतने ज़मीन के अंदर होते हैं। ये मैं तुम्हें डिसमेंटलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, व्हाट इज़ मेंट बाय डिसमेंटलिंग और डीकमीशनिंग कॉस्ट, ये दोनों सिनोनिमस टर्म्स जो हैं यूज़ हो रही होती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये जो शिप होता है, जहाज़ होता है पानी का, ये जितना ज़मीन के ऊपर नज़र आता है उतना ज़मीन के अंदर होता है। तो सिमिलरली बाज़ औक़ात इतने सोफिस्टिकेटेड प्लांट्स या मशीनरीज होती हैं कि जितनी वो ज़मीन के ऊपर होती हैं उतनी ज़मीन के अंदर होती हैं। जैसे तुमने सुना होगा ना या मूवीज़ में देखा होगा कि वो जो है बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आता है, गाँव के मुखिया से सेटिंग करता है, उसको लालच देता है कि भाई तुम एक काम करो, अपने गाँव वालों को यहाँ से लेके चले जाओ, हमें यहाँ जो है वो मशीनरीज लगानी है, फैक्ट्री बनानी है। तो पूरे पूरे गांव जो है वो इसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है या ख़त्म करने पड़ते हैं। जैसे ये दियामीर भाषा डैम का जो मसला था, तो उसकी वजह से जो है ना, क्योंकि वो जब डैम लगता है तो इतना ज़ख़ीम किस्म का होता है कि वो आसपास की जो जगह होती हैं उसको बाकायदा डैमेज हो रही होती हैं वो। तो सर जैसे न्यूक्लियर प्लांट है, जब आप लगाते हो, सही है ना, तो होता ये है कि आपका एक तो ज़मीन के ऊपर का जो है जो आपको नज़र आ रहा होता है सरफेस, और ज़मीन के अंदर वो धंसा हुआ होता है, उसकी वजह से जो ज़मीन की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज आता है। तो गवर्नमेंट उस बिजनेसमैन को या उस कंपनी को पाबंद करती है कि देखो यार तुम यहाँ 25 साल के लिए या 10 साल के लिए मशीनरी तो लगा रहे हो, बट जब तुम जाओगे 10 साल गुजर जाएंगे और जब तुम उस मशीनरी की लाइफ पूरी हो जाएगी तो तुमने उस जगह को वैसे ही पहली वाली हालत में लाना है, डिसमेंटल करना है, उस मशीन को निकालना है और उस जगह को रीस्टोर करना है। तो सर वो जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है या वो जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है, स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ये जो तुम्हें 10 साल बाद कॉस्ट इनकर करनी है ताकि उस जगह को पहले जैसी हालत में लेकर आ जाओ, ये क्यों करनी है? क्योंकि तुमने ये पीपी खरीदा है। तो वो जो 10 साल बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर करनी है उससे भी तुम इस पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओ। मगर एक मिनट याद रखो, लेट्स से हसन मारफानी आज एक मशीनरी खरीदता है 10 करोड़ की, और उस मशीनरी पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट आज से 10 साल बाद इनकर करनी है लेट्स से 1 लाख की। तो मुझे बताओ ये जो 1 लाख रुपए हैं 10 साल बाद की जो मुझे कॉस्ट इनकर करनी है, क्या ये आज के पैसों के बराबर है? मुझे बताओ ये जो 1 लाख है क्या ये आज के पैसों के बराबर है? नहीं सर, वो तो फ्यूचर वैल्यू है। आज जो फ्यूचर का 1 लाख रुपया है वो आज के 1 लाख रुपए के बराबर नहीं है। वो बचपन में पढ़ा था ना, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो वो जो तुम्हें डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे करनी है वो 1 साल बाद करनी, वो 10 साल बाद करनी है, बट तुम आज की टर्म्स में भाई आसान सी चीज़ एग्जांपल लो ना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बोलते होंगे कि देखो यार अभी जो छोले की प्लेट 100 रुपए की मिलती है, हमारे ज़माने में वो 1 रुपए की मिलती थी इसका मतलब अगर तुम जो है वो क्या कहते हैं टाइम मशीन के हिसाब से अगर तुम समझ लो कि तुम 2000 में खड़े हो या सन 2000 में या सन 1980 में खड़े हो, तो 1980 का जो 1 रुपया था वो आज के 100 रुपए के बराबर है तो फ्यूचर वैल्यू नॉर्मली ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट।
तो सर हम तो आज खड़े हैं ना, तो हमें तो आज की वैल्यू चाहिए। वो जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट 5 साल बाद होनी है, 10 साल बाद होनी है, हमें आज की टर्म्स में वैल्यू चाहिए। यही वजह है कि स्टैंडर्ड बोलता है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो भी तुम्हें होनी है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू लो और उसको पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओ। एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से मैंने एक जो है क्या कहते हैं पीपी खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 1000 रुपये। मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट इसके ऊपर इनकर करनी पड़ेगी 100 रुपये की, और आज डिस्काउंट रेट चल रहा है 10% का। सही है? तो अब आज मुझे अगर पीपी की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? सर 1000 रुपये की कॉस्ट और 100 की मैंने प्रेजेंट वैल्यू ली। बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था ना, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर लाने का फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो उसी फॉर्मूले के तहत मैंने ये एस है मेरी फ्यूचर वैल्यू एस, और ये है 1 प्लस आई की पावर एन। 1 आ गया, आई है 10% और रेट आ गया 5% का एन, नंबर ऑफ ईयर्स। सो आज की टर्म्स में उसकी वैल्यू हो गई 62.09। तो आज मैं अपनी पीपी को कितनी वैल्यू पर दिखाऊंगा? 1063 पर दिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। किसी के दिमाग में थोड़े से भी कीड़े, थोड़ी सी भी परेशानी, मुझसे बात करो, मुझसे ये बात करो। कैन वी मूव ऑन? आपको क्लियर हो गया डिसमेंटलिंग कॉस्ट या डीकमीशनिंग कॉस्ट क्या होती है? क्लियर हो गया? और आपको ये भी पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि सर आप प्रेजेंट वैल्यू पर क्यों लाके बुक करोगे? प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर क्यों बुक करोगे, ये भी पता चल गया आपको। चलो ग्रेट हो गया। एक क्वेश्चन हो जाए फिर इस पे एक क्वेश्चन हो जाए फिर। So just hold on with me for a couple of minutes or so. सर
सर सॉल्व करेंगे सर, सॉल्व करेंगे सर, जल्दी से मुझे पीपी की कॉस्ट निकाल के दो, शाबाश, छेती छेती, जल्दी से सॉल्व करेंगे, शाबाश, जल्दी जल्दी। पीपी की कॉस्ट निकाल के देंगे सब, जल्दी जल्दी, छेती छेती। हाँ भाई आंसर बताओ, आंसर बता दो। आंसर बता दो जल्दी जल्दी। नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हाँ अभी तक नहीं आया। ओके 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 ओके, हाफिज़ हाफिज़। हाँ भाई मैं करवा दूँ? अच्छा जी, आप लोग खुद से ट्राई नहीं कर रहे? सर लिस्ट प्राइस कितनी है? इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करता हूँ। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ पीपी। एचएम परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़, पीपी कॉस्टिंग रुपीज़ 5 लाख, द डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। रिलेशनशिप डिस्काउंट है 10%, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। कैरिज इनवर्ड आपकी जो है, कैरिज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड 5000 है। कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? जी सर बिल्कुल, पॉइंट ऑफ यूजेबल कंडीशन में लाने से पहले तक की है ये, सही है। और ना रिफंडेबल है, ना एबनॉर्मल है, ना नॉन इंसिडेंटल है, तो आप इसे कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे कैरिज इनवर्ड को। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, सर क्या ये बनेगा? ऑक्ट्रॉय चार्जेस कॉस्ट का हिस्सा बनेगी? जी सर बिल्कुल बनेंगी ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ऑक्ट्रॉय चार्जेस होता क्या है सर? बाज़-औक़ात गवर्नमेंट जो है ना किसी चीज़ की इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहती है, तो उसके लिए क्या करती है, उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगा देती है, तो वो कहलाती हैं ऑक्ट्रॉय चार्जेस। जैसे तुम्हें पता है ना पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ होती हैं, बाहर गाड़ियाँ इतनी महंगी थोड़ी हैं, इंपोर्टेड गाड़ियाँ। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ 2016 में व्हेन आई वाज इन दुबई बैक देन,
सो वहाँ मेरे एक दोस्त ने जो अकॉर्ड ली हुई थी पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो 18 लाख की। तुम सेंस कर सकते हो उस वक्त भी अकॉर्ड जो पाकिस्तान में थी वो तकरीबन 90 या 1 करोड़ की थी। तो वो जो मल्टाई फोल्ड वैल्यू इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, वो इसलिए कि 300 या 400% की ड्यूटी है। ठीक है, तो सर ऑक्ट्रॉय चार्जेस को बनाएंगे कॉस्ट का हिस्सा? जी सर बिल्कुल बनाएंगे। डेमरेज चार्जेस 10,000। सर डेमरेज चार्जेस क्या होते हैं? सर ये वेयर हाउस चार्जेस होते हैं। जब आप पोर्ट पे आपका माल आता है तो आप जो है वो क्या कहते हैं, जब तक ड्यूटी क्लियर नहीं करते तो आपका माल जो है वो छूटता नहीं है, तो आप वेयर हाउस में रखते हो। तो सर ये जो चार्जेस हैं वेयर हाउस चार्जेस जो एबनॉर्मल हैं, आप उसे नहीं बनाओगे। सही है, 30% जो है। भत्ता स्पीड मनी जिसको हम बोलते हैं, इसको बनाओगे? नहीं सर इसको नहीं बनाओगे। पेनल्टी ऑन ड्राइवर? नहीं सर इसको भी नहीं बनाओगे, पेनल्टी ऑन ड्राइवर एबनॉर्मल है। सर एलसी चार्जेस? जी सर बिल्कुल बनाएंगे, बैंक आपके बिहाफ पे जो गारंटी दे रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी? सर नॉन रिफंडेबल को बनाएंगे। सेल्स टैक्स? सर नॉन रिफंडेबल को बनाएंगे 10% को। पैकिंग चार्जेस? सर पैकिंग चार्जेस क्या होते हैं भाई? आपने जो पीपी खरीदा है, मशीनरी, उसकी पैकिंग जो हुई है, सही है, तो सर आप उसे हिस्सा बनाओगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ पैकिंग? सर ये क्या है भाई? कार्टन में मशीनरी आई होगी ना, अब कार्टन जो है जाहिर सी बात है तुम बेचोगे, फेंक तो नहीं दोगे, तो वो कार्टन को जो बेचा है उससे जो पैसे हैं सर उसको भी आप बीपी की कॉस्ट के हिस्से से नेट ऑफ करोगे। एचआर हेड सैलरी इसे बनाएंगे? नहीं सर इसे नहीं बनाएंगे, नॉन इंसिडेंटल है। सर अकाउंटेंट सैलरी इसे बनाएंगे? नहीं सर इसे भी नहीं बनाएंगे। डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 5 years अमाउंटिंग ₹1 लाख? सर इसे बनाएंगे? जी सर बिल्कुल बनाएंगे, बट इसे प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर बनाएंगे, 10% से प्रेजेंट वैल्यू पर लाएंगे। सर इस सवाल को करते हैं, ये तो मैंने तुम लोगों को एक बर्ड्स आई व्यू दिया है। लिस्ट प्राइस कितनी है? 5 लाख, सही है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। जल्दी से बताओ 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना बनता है? 50,000। सर लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं तो क्या आता है? इनवॉइस प्राइस, ऐसा ही है। इनवॉइस प्राइस 4.5 लाख। कैरिज इनवर्ड कितने से? 5,000। ऑक्ट्रॉय चार्जेस कितने से? 3,000। डेमरेज चार्जेस सर 10,000 का कितने परसेंट? 70%, 7,000। भत्ता? नो सर भत्ता नहीं आएगा, भत्ता नहीं बनेगा, ठीक है। सर पेनल्टी ऑन ड्राइवर? नहीं सर ये भी नहीं आएगा। एलसी चार्जेस? जी सर बिल्कुल आएंगे। एलसी चार्जेस सर कैसे निकलेंगे? सर 5 लाख का 5%, 25,000। सर आपने इनवॉइस प्राइस का क्यों नहीं लिया? लिखा हुआ था कि लिस्ट प्राइस का है। इंपोर्ट ड्यूटी? इंपोर्ट ड्यूटी सर इनवॉइस प्राइस है 4.5 लाख, 4.5 लाख का कितने परसेंट? 20%, और उसका भी 40% रिफंडेबल है, उसका भी 60%। बताते हो कितना आ रहा है? ज़बरदस्त मरियम, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। वी शैल चेक इट आउट वेदर यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन और नॉट। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी आ रही है? नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, छेती छेती। नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? कितनी आ रही है? जल्दी से बताओ। $54,000, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। सर इसके बाद सेल्स टैक्स? सर सेल्स टैक्स है आपका इनवॉइस प्राइस का 17%। इनवॉइस प्राइस है 4.5 लाख,
उसका 17%, और चूंकि 90% रिफंडेबल है तो नॉन रिफंडेबल कितना है 10%। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, सेल्स टैक्स कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। सेल्स टैक्स कितना है 68,850, बहुत अच्छे। सर पैकिंग चार्जेस, सर पैकिंग चार्जेस कितना है 40,000। सर आपको पता है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ पैकिंग वो नेट ऑफ होगी। $40,000 का 2% कितना बनता है 800। मानते हो या नहीं मानते? सेल्स टैक्स का 7,650 आ रहा है, तो मुझे 68,850 क्यों बताया? चेक कर लो, सेल्स टैक्स का चेक कर लो एक दफ़ा कितना आ रहा है, 68,850 आ रहा है या 7,650 आ रहा है? चेक कर लो एक दफ़ा कितना आ रहा है। मोहम्मद वसीम कितना आ रहा है बेटा? सेल्स टैक्स का कितना आ रहा है? $7,650। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। सर इसके बाद HR हेड सैलरी, नहीं सर नहीं आएगी। अकाउंटेंट सैलरी नहीं आएगी। सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जी सर बिल्कुल आएगी। प्रेजेंट वैल्यू, PV का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ DC। सर ये कैसे निकलेगी? सर 1 लाख डिवाइडेड बाई 10% है 1.1, 1 प्लस आई की पावर n है ना, 1.1 रेज टू द पावर 5। सर फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू का? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, S का मतलब है फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई की पावर n। जल्दी से बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी से बताओ। $62,000, बहुत अच्छे। जल्दी से बताओ कॉस्ट ऑफ PPE कितनी है? कॉस्ट ऑफ PPE कितनी है? जल्दी से बताओ कॉस्ट ऑफ PPE कितनी है? जल्दी से बताओ। कॉस्ट ऑफ PPE कितनी है? जल्दी से बताओ कॉस्ट ऑफ PPE कितनी है? 654542, जबरदस्त। 654542, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ PPE। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है दैट हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ PPE। 800 माइनस होगा ना, बिल्कुल माइनस होगा ना। इसको ऐसे ही समझो ना कि भाई तुमने एक कार्टन लिया, तुमने एक मशीनरी खरीदी, उसके लिए कार्टन जो है वो तुमने लिया लेट से 40,000 का। अब उस कार्टन को बेचा है 1,000 रुपये में, तो तुम खुद से बताओ उस कार्टन की कीमत तुम्हें कितने की पड़ी है, 40 की या 39 की? ऑब्वियसली इट कॉस्टेड यू 39,000, राइट? रिलेशनशिप डिस्काउंट, देखो मेरा बच्चा, इट्स अ बार्गेन और ट्रेड डिस्काउंट, राइट? ट्रेड डिस्काउंट जो तुम बचपन में पढ़ते थे ना कि भाई देखो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 3 वजूहात की बिना पे मिलता है। रिलेशनशिप की बेसिस पर, फॉर एग्जांपल अजीम तुम मेरे पास आए, मैं कुर्सियां बेचता हूं, तुम मेरे पास आए कि हसन मारफानी मुझे एक काम करो यार, कुछ डिस्काउंट दे दो, जो है 100 रुपये की मैं कुर्सी बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है ना? ट्रेड डिस्काउंट 3 वजूहात की बिना पे मिलेगा। नंबर 1, या तो रिलेशनशिप की वजह से, 100 रुपये की कुर्सी है, तुमने बोला हसन मारफानी आप हमारे टीचर भी रह चुके हो, हमारे जो है दोस्त भी हो, एक काम करो, मैंने बोला अच्छा भाई 10% का डिस्काउंट ले ले, तो ये जो डिस्काउंट मैंने तुम्हें दिया है दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बल्क परचेज की वजह से आपको डिस्काउंट जो है वो मिल रहा होता है। अब लेट से ये जो अजीम है, अगर तुम लेट से फ्रूट खरीदने के लिए जाते हो
अब फ्रूट खरीदने के लिए अगर तुम जाते हो तो आई एम श्योर वो बोलता होगा कि तुम सेब खरीदने के लिए जाओगे तो बोलेगा भाई एक सेब जो है वो शायद तुम्हें 10 रुपए का मिलेगा। या केले खरीदने के लिए अगर तुम जाते हो, ये एग्जाम्पल ले लो, तो एक केला अगर 10 रुपए का है तो वो 12 केले तुम्हें 120 के नहीं देगा, वो 100 रुपए के देगा। तो ये जो 20 रुपए का इजाफी डिस्काउंट मिल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ बल्क परचेज, ये भी ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। या बाज़ औक़ात बार्गेन परचेज, तुम जाते हो बार्गेनिंग, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, हमारी अम्मा जो है हमें ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि बचपन में जब हम सब्जियां खरीदने के लिए जाते थे तो हमारी अम्मा बोलती थी पठान साहब अगर बोले भाई 20 रुपए की सब्जी है तो तुमने 10 रुपए से शुरू करना है और कहीं 15-16 पे जाके रुकना है। यहाँ तक कि भाई हमारी अम्मा इतनी सख्त हैं कि अगर सब्जी, अब तो खैर जब सीए कर लिया अब तो जो है अब तो खुद शर्म भी आती है, तो अगर 15 की जगह वो सब्जी 17 की लेकर आते ना, अम्मा हमें बोलती थी जाओ वापस करवा के आओ। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ बार्गेन परचेज, राइट। तो सर ये याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट की खूबसूरती ये है कि वो बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होता, एंट्री में कभी नहीं आएगा वो। सर इसकी लॉजिक क्या है? भाई एंट्री पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कंसिस्टेंट नहीं होता। अब लेट से मोहम्मद अजीम की एग्जांपल लो। अब मोहम्मद अजीम जो है लेट से केले खरीदने के लिए गया, अब पठान को वो पसंद आ गया। अब लेट से पठान ने जो है उसे 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब इसके बरक्स ये जो डी के बॉस है, सही है, इसको पसंद नहीं आया तो पठान ने इसको जो है 50 की जगह केले जो है 200 रुपए के जो है वो दिए। तो सर दिस इज नॉट कंसिस्टेंट, ट्रेड डिस्काउंट जो है इट्स नॉट कंसिस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स, राइट। तो दैट वाज ऑन अ वेरी लाइटर नोट। बच्चों इसकी पिक्चर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो प्लीज। यू में वसीम जो तुम्हें पसंद है, तुम चाहो तो तुम बलोच भी रख सकते हो, इट्स अप टू योर शौक, आई कांट कमेंट ऑन दैट। अच्छा जी, कैन वी मूव ऑन? 653472 आंसर ये है। आंसर क्या है? 653742। यार कोई आंसर मुझे जल्दी से कंफर्म करवा दो। 652, ये बहुत अलग अलग जो है आंसर्स आ रहे हैं। 652, ओके, मुझे करेक्ट आंसर बता दो ना। सिक्स 652942, मेरे ख्याल से इस पे काफ़ी शहादतें आ गई हैं, सो लेट्स कीप इट दिस वे। सिक्स 652942। नाउ let's have a quick look here. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर डन विद द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ पीपी। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट नोट बाई हसन मारफानी अपने पास याद रख लो कि वेन एवर यू आर परचेजिंग पीपी, सो ये 3 कॉस्ट हैं जो कभी भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी। ये 3 या 4 किस्म की जो है तुम्हारी कॉस्ट या इनकम है वो पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी, ये याद रखना। नंबर 1, ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग को आप कभी भी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। हराम, अगर एग्जामिनर पेपर में लिख के भी देता है कि ट्रेनिंग ज़रूरी है तो भी आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे ट्रेनिंग कॉस्ट को। नंबर 2, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। सर ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैक्ट्री लगाई, अब मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है मुझे नाम बनाने में टाइम लगेगा। अब जाहिर सी बात है फैक्ट्री की तो एक फिक्स कॉस्ट है, सो वो जो मेरे ऑपरेट करते हुए जो मुझे लॉसेज हो रहे हैं उसे भी आप पीपी की कॉस्ट का हिस्सा कभी नहीं बनाओगे। सही है? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। और याद रखो, ये बहुत अहम बात है, ये आईकैप में अभी रिसेंटली तब्दीली आई है, सही है ना, कि सर आप जाहिर सी बात है लाइव प्रोडक्शन में जाने से पहले जो है टेस्ट रन करते हो। सही है? आप लाइव प्रोडक्शन में जाने से पहले टेस्ट रन करते हो, ठीक है। तो सर वो जो टेस्ट रन आप करते हो तो उससे जो यूनिट्स आते हैं सर, आप जाहिर सी बात है कि उन यूनिट्स को बेचते हो। तो वो जो टेस्ट रन प्रोडक्शन से आपकी जो इनकम होती है ना, वो भी आपकी पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, आप उसे पीएनएल में चार्ज करोगे। पहले क्या होता था कि आप उसे पीपी की कॉस्ट से नेट ऑफ करते थे, अब आप नहीं करोगे, अब आप उसे पीएनएल में चार्ज करोगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है।
मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। हम इस पे आएंगे मुन्ना, हम इस पे आएंगे, सेटलमेंट डिस्काउंट पे आएंगे, डोंट यू वरी। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी, छेती 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 छेती, सो दैट वी कैन मूव ऑन क्विकली। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। हाँ बच्चों, आगे बढ़ें। अच्छा जी, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपी। सर याद रखें, पीपीई यूजेबल कंडीशन में आ गया, अब उसके बाद पीपीई यूजेबल कंडीशन में आ गया, अब उसके बाद पीपीई पे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर वो जो यूजेबल कंडीशन में आ गया उसके बाद जो बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, आप उन्हें पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे या नहीं बनाओगे? सवाल ये पैदा होता है। यूजेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली खर्चे हो रहे हैं, तो आप उसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे या नहीं बनाओगे? तो सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, पीपी एक दफ़ा यूजेबल कंडीशन में आ गया तो नॉर्मली, आइडियली, यूजुअली जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब की सब जो है एक्सपेंस आउट होंगे, वो पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिवाय तीन चीज़ों के। सिवाय तीन चीज़ों के जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो पीपी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सर वो कौन कौन से हैं? सर नंबर वन, अगर तो वो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी वजह से एसेट की एफिशिएंसी बढ़ती है, सो आप उसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। अगर तो वो ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनकी वजह से एसेट की लाइफ बढ़ती है, तो आप उन्हें पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। अगर तो वो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसकी वजह से एसेट की कैपेसिटी बढ़ती है, तो भी आप उन एक्सपेंडिचर्स को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। अगर तो ये तीन किस्म के एक्सपेंडिचर्स हैं जो सब्सिक्वेंटली हो रहे हैं, तो आप उन्हें पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, वरना बाय डिफ़ॉल्ट एज अ रूल ऑफ थंब, सब्सिक्वेंट टू द पीपी बिकमिंग इन अ यूजेबल कंडीशन, नो एक्सपेंसेस वुड बी मेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी, राइट? अब सर ये तीन इसकी एग्जांपल्स दे दें। फॉर एग्जांपल,
मैंने गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब गाड़ी के ऊपर नॉर्मली जो है मैं रोज़ सफाई करवाता हूँ या रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे भेजता हूँ, तो सर ये जो मैं खर्चे कर रहा हूँ, क्या इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ रही है? नो। क्या लाइफ बढ़ रही है? नो। क्या कैपेसिटी बढ़ रही है? नो। तो ये जो मैं इसकी जो है रोज़ सफाई करवाता हूँ या जो है क्या कहते हैं मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाता हूँ इसकी रेगुलर पीरियोडिक, तो सर क्या इस खर्चे को क्या मैं पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊँ? द आंसर इज़ नो। अब सर लेट्स से ये जो मेरी गाड़ी है इसमें मैं एक ऐसा लेट्स से जो है क्या कहते हैं मशीन लगाता हूँ जिसकी वजह से मेरी जो एवरेज है वो 10 की जगह मेरी एवरेज हो जाती है 20। मैं इस गाड़ी में एक ऐसी मशीनरी लगाता हूँ, सही है, 3 लाख रुपए की, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो एवरेज है, इसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, इसकी एवरेज 10 की जगह 20 हो जाती है। तो अब ये जो मैंने 3 लाख का खर्चा किया है, ऑल्दो ये मैंने यूजेबल कंडीशन में लाने के बाद किया है, क्या मैं इसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? जल्दी से बताऊँ, क्या मैं इसे पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? जी सर बिल्कुल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ी है। बहुत अच्छे। एक और सर लेट्स से ये जो गाड़ी है इसमें मैंने एक ऐसी मशीन लगाई जिसकी वजह से इस गाड़ी की लाइफ 3 साल से बढ़ के 6 साल हो गई। उस मशीन की कॉस्ट थी 4 लाख रुपए। क्या मैं, जिसको तुम ओवरहोलिंग के नाम से भी जानते हो, ओवरहोलिंग कॉस्ट, तो ये जो मैंने कॉस्ट इनकर की है, क्या इसे मैं पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं? जी सर बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से लाइफ बढ़ गई। सही है। एक और एग्जांपल, सर लेट से अब मेरी गाड़ी है, अब मुझे लेट से जो है 4 सीटर है, अब मुझे आउट ऑफ नोवेयर क्या हुआ कि वो जो मैंने बोला नहीं यार मैं इसको 8 सीटर बनाऊंगा, तो कार्ड होता है ना जैसे डोंकी कार्ड, जो कार्ड होता है जो गधा गाड़ी होती है, उसके पीछे की गाड़ी मैंने अपनी गाड़ी के पीछे लगा दी खरीद के, आउट ऑफ नोवेयर, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो ये जो मैंने कार्ड पीछे लगाया है इसकी वजह से इसकी कैपेसिटी जो है वो जो सीटिंग कैपेसिटी थी, जहाँ 4 बंदे बैठते थे वो अब पीछे 8 बंदे बैठेंगे। तो मुझे बताओ ये जो मैंने कार्ड लगाया है पीछे, क्या इसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ी? जी सर बिल्कुल। क्या इसे मैं पीपी की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊंगा, गाड़ी की कॉस्ट का? जल्दी से बताओ। जी सर बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी है। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। अच्छा सर ये सारी की सारी चीजें ना तुम लोग इंट्रो में पढ़ के आए हो, इट्स अ क्विक रिवीजन, सही है। अच्छा सर एक चीज याद रखो, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हम लोगों के दिमाग में होता है, एक्सपेंडिचर। ये बताओ एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर? सर याद रखो, याद रखो, याद रखो, एक्सपेंडिचर हर वो चीज जिसकी वजह से आपकी जेब से आउटफ्लो, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आउटफ्लो फ्रॉम द पॉकेट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आपकी जेब से जो भी जा रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। आउटफ्लो जो भी आपके पास से हो रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब सर या तो वो एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होगा या वो एसेट होगा। अगर तो वो एक्सपेंडिचर की वजह से आपको बेनिफिट मिल गए सो वो एक्सपेंस कहलाएगा। अगर तो उस एक्सपेंडिचर की वजह से आपको बेनिफिट मिलेंगे तो वो एसेट कहलाएगा। याद रखो, याद रखो, याद रखो, एक्सपेंडिचर अगर तो आपको बेनिफिट दे चुका, एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने गार्ड रखा हुआ है, गार्ड को मैंने तनख्वाह दी 30,000 रुपए की, गार्ड ने बेनिफिट दे दिए, सो ये जो एक्सपेंडिचर है दिस वुड बी कॉल्ड एक्सपेंस। और अगर लेट से मैंने एक एसी लगवाया है अपने यहाँ, सो दिस एक्सपेंडिचर वुड बी कॉल्ड एसेट। एसेट को दूसरी जबान में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, एक्सपेंस को दूसरी जबान में एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, एसेट को दूसरी जबान में प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, एक्सपेंस को दूसरी जबान में पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं।
जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट होता है या प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो बैलेंस शीट में चार्ज होता है, और जो एक्सपेंस होता है वो पीएनएल में चार्ज होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी भी परेशानी है, थोड़े से भी खुराफात हैं, मुझसे बात करो प्लीज़। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। A humble request to all of you. कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। बहुत शुक्रिया। सर नहीं सर, नहीं आए अभी तक। मैं सर वापस चेक कर लेता हूँ, मैं वापस चेक कर लेता हूँ, मैं रिवर्ट करता हूँ सर। मैं चेक करके, लेट मी चेक, मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। ठीक है सर, ओके। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी साथ साथ, बट मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कॉपी भी करते रहो। मैं बिल्कुल दूंगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर द सेक ऑफ योर ओन बेनिफिट, यू बेटर कीप कॉपिंग ऑल द थिंग्स। अभी भले तस्वीर ले लो और बाद में कॉपी कर लो, ये मैं शेयर कर दूंगा। नेवर द लेस आई वुड बी शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू। एक्चुअली डिस्कस लाइक couple of concepts or so। हमने सबसे पहले बात की कि सर IS-16 it actually deals with property plant and equipment, right। फिर हमने डेफिनेशन ऑफ PPE पे बात की कि सर PPE क्या है। सर हर वो टेंजिबल एसेट जो बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए हो, जो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट दे और वो बिज़नेस के लिए मटीरियल भी हो, सो दैट वुड बी कॉल्ड PPE एंड दैट वुड बी डेल्ट अंडर IS-16। फिर हमने देखा कि सर व्हाट इज़ मेंट बाय मटीरियलिटी, मटीरियल। सो मैंने तुम्हें बताया प्रैक्टिकली हर वो आइटम जिसकी वैल्यू 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो, दैट वुड बी कॉल्ड मटीरियल। फिर थ्योरेटिकली मैंने तुम्हें बताया कि देखो मटीरियलिटी 2 किस्म की होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर तो कोई ऐसा अमाउंट है, मतलब क्या सर हर वो आइटम जो यूज़र के डिसीजन मेकिंग को इम्पेक्ट करे वो मटीरियलिटी कहलाती है, वो मटीरियल कहलाता है। फिर हमने इनिशियल मेजरमेंट ऑफ PPE पे बात की कि सर जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम होंगे पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन में लाने तक PPE को, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, वो सब के सब PPE की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, सिवाय 3 चीज़ों के, रिफंडेबल टैक्सेस, एबनॉर्मल चार्जेस और नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। फिर हमने रिफंडेबल, एबनॉर्मल और नॉन इंसिडेंटल पे बात की। फिर हमने देखा कि सर इनिशियल मेजरमेंट ऑफ PPE में याद रखो ये 3 किस्म की कॉस्ट या इनकम जो है आप उसे कभी भी PPE की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। नंबर 1 ट्रेनिंग कॉस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, और इनकम में जो है इनकम फ्रॉम टेस्ट रन प्रोडक्शन जो है वो पहले बनाते थे, बट अब आप PPE की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। फिर हमने देखा कि सर अगर PPE एक दफ़ा आपका यूजेबल कंडीशन में आ गया, फिर सब्सिक्वेंटली अगर कोई खर्चा कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसे PPE की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे, अनलेस उसमें इन तीनों में से कोई एक बात हो, या तो वो एसिड की एफिशिएंसी बढ़ाए, या एसिड की लाइफ बढ़ाए, या एसिड की कैपेसिटी बढ़ाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ पे क्लैरिटी है आपको। इफ़ एनीवन हैज़ गॉट एनी कन्फ्यूजन हम लोग बात कर सकते हैं। चलो ग्रेट हो गया, मेरे ख्याल से आज यहाँ तक रखते हैं। व्हाट डू यू से पीपल, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है, मैं तुम लोगों से फाइल वगैरह सब शेयर कर देता हूँ, डोंट यू वरी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।